सबको गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक। तो बच्चों अपन पहला पार्ट पढ़ रहे थे और आप जानते हैं पार्ट का नाम क्या था। सॉरी, एक तो 10th क्लास क्यों 9th क्लास लिखनी चाहिए थी मुझे, है ना, लिख देते हैं बच्चों। दूसरी बात यह है कि आपका जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, द फन दे हेड। अब है ये तो बच्चों आपको पता है। दूसरी बात यह है कि इसका जो ऑथर है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्या है, देखो, AAC, आइजक, इजाक। तुम्हें पढ़ना जो पढ़ो, जो पढ़ना पढ़ो, ये प्रॉपर नाउन, ठीक है। असीमोव। ये बच्चों इसकी खास बात क्या है, ये जो राइटर है ना, ये किस बात के लिए जाना जाता है बच्चों, ये साईफाई के लिए जाना जाता है। अब आप ये कहोगे साईफाई क्या है। साईफाई का मतलब ये जितना लिखा है इसने बच्चों या तो साइंस पे लिखा है। किस पे लिखा है, साइंस पे। या फाई का मतलब होता है फिक्शन और साई का मतलब साइंस होता है। तो साइंटिफिक फिक्शन के लिए जाना जाता है इसको। अब आपको साहब उसमें साइंस में तो बताओ ऐसा ही तो आता ही नहीं है, उसमें तो ऐसी ही आता है, नहीं आता तो नहीं आता बच्चों, तो शॉर्ट फॉर्म है, साईफाई बोलते हैं इसको। तो साइंटिफिक फिक्शन के लिए इस राइटर को जाना जाता है। ये अमेरिकन राइटर हैं। अब इसके ऊपर तो अपन स्टार्ट कर ही चुके थे। अब अपनी बात को बच्चों में वहां से स्टार्ट करता हूं जहां कि मैंने छोड़ा था, तो आप निकालें। तो बच्चों आपको पता है ये पेज नंबर बच्चों 6 है, 8 पेज नंबर 6। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक। और इस पर बच्चों जो तीसरा पैराग्राफ है, थर्ड पैरा, जो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, ये दो लाइन मैंने पढ़ा दी थी। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, यहां बच्चों वाज का मतलब क्या है जरा ध्यान दो एक बार। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी, कुछ लोग इसको मार्जी भी पढ़ते हैं, मैंने बता दिया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब बात है वाज, अब स्कॉर्नफुल। अब बच्चे इसका अनुवाद कैसे करते हैं। पहली बात तो बच्चों आप ये जानो, ये जो सेंटेंस की बनावट कुछ ऐसी है कि इसमें ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बच्चों इसमें वर्ब है, ध्यान दो बच्चों, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यानी जिस सेंटेंस में इज एम आर वाज वर हे जेव, इज एम आर वाज वर हे जेव हेड के बाद अगर किसी अन्य वर्ब का प्रयोग ना हो, ठीक है, के बाद अगर अन्य किसी वर्ब का प्रयोग ना हो, ऐसे सेंटेंसेस में बच्चों ये जो इज एम आर वाज वर और हे जेव हेड होता है ना, ये बच्चों एचबी का काम नहीं करता, ये एमबी का काम करता है। पहला निष्कर्ष निकाल लो। पहला निष्कर्ष क्या बोला, इस सेंटेंस को पढ़िए। जिस वाक्य में या जिन वाक्यों में इज एम आर या वाज वर या हे जेव हेड के ठीक है कि ठीक बाद किसी अन्य वर्ब का प्रयोग ना हो, तो ऐसे वाक्यों में बच्चों ये जो वर्ब्स मैंने बताई हैं, दे डू नॉट फंक्शन एज हेल्पिंग वर्ब्स, वो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह फंक्शन नहीं करती है, बट दे फंक्शन एज मेन वर्ब्स। बल्कि वो किसकी तरह फंक्शन करती है बच्चों, जरा बताना। वो मेन वर्ब्स की तरह फंक्शन करती है। किसकी तरह फंक्शन करती है, पहला निष्कर्ष। दूसरी बात यह है कि ऐसे वाक्यों में जब ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन करती है, या बच्चों इसको प्रिंसिपल वर्ब पीवी यानी प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जा सकता है, तो जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती है बल्कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब का काम करती है, तो पक्का मानो बच्चों कि इसके ठीक बाद जो शब्द आएगा ना, वो 100% या तो एडजेक्टिव होगा या फिर वो क्या होगा बच्चों, वो नाउन होगा। क्या बोला मैंने, इसके ठीक बाद आने वाला जो शब्द होगा बच्चों, वो प्रोनाउन कभी नहीं होगा, वो या तो एडजेक्टिव होगा या फिर क्या होगा, या वो नाउन होगा। लेकिन बच्चों चाहे वो नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, उसे ऑब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता है। उसे ऑब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता है, बल्कि उसको क्या कहना चाहिए, उसको कॉम्प्लीमेंट कहना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों क्या क्या बातें बताई। बात नंबर 1 तो मैंने ये बताई कि जिन वाक्यों में इज एम आर वाज वर हे जेव हेड का प्रयोग होता है और उनके ठीक बाद किसी दूसरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ऐसे वाक्यों में वाज वर, ठीक है, इज एम आर और हे जेव हेड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं, बल्कि वो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करते हैं। दूसरी बात क्या बताई, पॉइंट नंबर 2 बच्चों ये है कि ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब के ठीक बाद में जो भी शब्द आता है, वो शब्द क्या होता है बच्चों, आइदर एन एडजेक्टिव और एन नाउन। वो या तो एडजेक्टिव होता है या नाउन होता है। लेकिन बच्चों वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है।
कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब बच्चों कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बच्चों ये वाला जो है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। वह शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, दैट्स व्हाट वी कॉल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसे ही हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। दूसरी बात, चूंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं होता है। इसका मतलब इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं होता है। एक बात। दूसरे बच्चों, आप जानते हो बी का मतलब क्या है? ये जो बी यानी किसका रूप है? ये बी वर्ब का रूप। तो बी की सेकंड फॉर्म है वाज। तो इस वाक्य में बच्चों ये जो वाज है ना, ये किसका अर्थ दे रहा है? इसका अनुवाद ये नहीं कि मार्गी थी, स्कॉर्नफुल का मतलब गणनास्पद थोड़ी थी वो, या गणनापूर्ण थी, ऐसे नहीं। वो बच्चों गणना के भाव से भर गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहां वाज का मीनिंग क्या निकलेगा? बिकेम। क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि यू आर एंग्री, या मैंने आपको कहा कि ही वाज एंग्री, तो आपको कहना पड़े इसका मतलब होता है ही बिकेम एंग्री, अर्थात वो नाराज हो गया। क्लियर हो गई? तो मार्गी वाज कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है बच्चों? वो घृणा के भाव से भर गई, हेट के भाव से भर गई। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया वो हेटफुल हो गई, अर्थात मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल का मतलब होता है शी बिकेम स्कॉर्नफुल, अर्थात वो जो घृणा के भाव से भर गई। और आइए बोलते स्कूल। स्कूल क्या है? स्कूल व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल्स, यानी विद्यालयों के बारे में, पाठशालाओं के बारे में लिखने के लिए क्या है? वो ये कहना चाहती है देयर इज नथिंग टू राइट अबाउट स्कूल्स, यानी स्कूलों के बारे में लिखने जैसा कुछ नहीं। स्कूल तो क्या अपना मकान, मकान के एक कोने में रसोई, दूसरे कोने में लेट बाथ, और तीसरे कोने के अंदर एक छोटा सा कमरा। उस छोटे से कमरे के अंदर बच्चा बैठ के पढ़ता है, रोबोट टीचर उसको पढ़ाता है। तो वो स्कूल है। स्कूल के बारे में क्या लिखोगे? वो तो बहुत ही बोरिंग प्लेस है। दैट्स द नेम ऑफ द मोस्ट बोरिंग प्लेस। वह तो सर्वाधिक जी उबाऊ स्थान का नाम है। लड़की ऐसा मानती है और लड़का कहता है स्टूपिड, बेवकूफ तो कुछ जानती नहीं है। जो किशोर होते हैं ना बच्चों, किशोर का मतलब जानते हो? किशोर का मतलब होता है जैसे बच्चों 13 नहीं है क्या? 13 जैसे आप जानते हो, ये 13 हो गया। बताओ टीन आ गया ना। अब ये टीन कब तक चलेगा? ये 19 तक चलेगा। 19। तो ये जो बच्चों एज है 13 से लेकर के 19 की, इसे आप कहते हैं टीन एज। इस टीन एज को बच्चों एडोलेसेंस भी कहते हैं, इसे हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था की वो जो शिक्षा मनोविज्ञान ये बात बताती है कि किशोरावस्था की एक बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति है। बच्चे अच्छी क्या है? एक बहुत खास प्रवृत्ति है कि उसमें बच्चा अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर समझता है, बहुत बड़ा ज्ञानी, ज्ञान गुरु मानता है। ये 13 साल से लेकर के ये 19 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, ये बच्चों किशोरावस्था की उम्र होती है। स्टैनले हॉल जो अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, बल्कि बाल मनोविज्ञान का जनक भी है, वो कहता है कि ये जो उम्र है ना, ये क्या है बच्चों? ये प्रबल तनाव, तूफान, आंधी है ना। ये प्रबल तनाव और तूफान की उम्र है, ये आंधी और तूफान की उम्र है ना। तो इस प्रकार की उम्र है ये। तो इस उम्र में क्या होता है? परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन भी ऐसी धीरे धीरे नहीं होते, चटक बिल्कुल यूं होते हैं, अकस्मात परिवर्तन होते हैं, ऐसा वो कहता है। बहरहाल मुझे समझाना यह है कि इस उम्र का बच्चा क्या करता है बच्चों? इस उम्र का बच्चा अपने आप को ज्यादा ज्ञान गुरु मानता है, अपने आप को अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा होशियार मानता है। तो वो उस लड़की को कहता है स्टूपिड। उस स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, जिस स्कूल की बात तू कर रही है, हमारी स्कूल की नहीं, मैं शताब्दियों पहले की स्कूल की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सब कुछ जानता हूं। वो ये समझाना चाहता, वो ये जताना चाहता है कि आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं। देखो, तो वो कहती है कि स्कूल क्या है? स्कूल है व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यानी स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? व्हाट डज शी मीन? उसका मतलब क्या है? शी मीन्स दैट, उसका मतलब यह है देयर इज नथिंग टू राइट अबाउट स्कूल्स, यानी स्कूलों के बारे में लिखने जैसा कुछ नहीं है, वो तो बड़ी खराब जगह है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूं। कितनी बताओ, अच्छी लड़की है खराब लड़की है? स्कूल से नफरत कर रही है। तो कहती है आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूं। लेकिन बच्चों ये लड़की खराब नहीं है, क्योंकि ये उस स्कूल से नफरत नहीं करती जिसमें आप पढ़ते हो, उस स्कूल को तो ये मिस करती है। ये सोचती है कि काश ये भी जो है एक शताब्दी पहले चली जाए और ये ऑनलाइन क्लासों से बोर हो गई। ये ऑनलाइन क्लासें आप जानते हो, ये हालांकि मैं भी ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं, परंतु मैं तो मजबूरी में पढ़ा रहा हूं। क्यों मजबूरी में? क्योंकि कोरोना चल रहा है बच्चों इसमें इस समय तो आपको पता है कि ये ऑनलाइन क्लास एक वरदान है। अगर ये नहीं होगी तो तुम्हारा काम ही ठप हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, लेकिन बच्चों मजा कब आता है? आपको मजा नहीं आ रहा होगा, घर के अंदर ही है, बाहर जाती नहीं है। जबकि बच्चा ये चाहता है वो बाहर जाए। किशोर तो बाहर जाना चाहता है, हर कोई बाहर जाना चाहता है, लेकिन किशोर जरूर बाहर जाना चाहता है। वो बाहर जाए, स्कूल में जाए, बच्चों के साथ मस्ती करे, मास्टर जी कभी डांट डपट भी देते हैं, पर उससे बच्चे को फर्क नहीं पड़ता है ना। बच्चे तो उन बातों को तो इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लड़की कहती है IIT स्कूल अर्थात मैं विद्यालय से क्या करती हूँ जरा बताना। मैं विद्यालयों से नफरत करती हूँ, मैं विद्यालय से नफरत करती हूँ, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। अंडरलाइन कर लो सेंटेंस को और इस बात को याद रखो कि जिस वाक्य में बच्चों ऑलवेज का प्रयोग होता है वह वाक्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। क्या बोला हमने? जिस वाक्य में ऑलवेज का प्रयोग होता है वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है, परंतु यदि वह वाक्य किसी कहानी का भाग है तो जैसा कि आप जानते, स्टोरीज आर ऑलवेज नरेटेड इन द पास्ट टेंस। कहानियां हमेशा पास्ट टेंस में या भूतकाल में वर्णित की जाती हैं, इसलिए अगर ऑलवेज का प्रयोग हो रहा है लेकिन वाक्य साधारण नहीं है बल्कि वो कहानी का हिस्सा है तो बच्चों दैट वुड बी इन पास्ट टेंस। किस में होगा फिर वो? फिर बच्चों अपने आप ही पास्ट टेंस में होगा। तो यह बताया गया कि मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, यानी मार्गी जो है हमेशा स्कूलों से नफरत करती थी। प्रेजेंट सिंपल नहीं, पास्ट सिंपल में है। परंतु बट क्या है बच्चों? एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। ये तो उल्टी बातों को जोड़ता है। जैसे शी इज माई फ्रेंड बट शी डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी दोस्त है परंतु मेरी मदद नहीं करती है, जबकि उसको करना चाहिए लेकिन उसको नहीं करती है, लेकिन उसको करना चाहिए। तो यहां बच्चों बात यह है कि जो बट होता है वो एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। ये दो एडवर्स क्लोजेज, दो प्रतिकूल उपवाक्यों या दो विरोधी भाव जताने वाले उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। आप गाड़ी हाँकते हो और बहुत तेज चलाते हो तो मजा आता है, लेकिन बच्चों मजे के चक्कर में कई बार सजा मिल जाती है, हादसा हो जाता है, मिसहैप हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, यानी स्पीड आदमी को रोमांचित करती है, उत्तेजित करती है, लेकिन बच्चों ये कभी कभी मार भी देती है, ये कभी कभी मौत का सबब भी बन जाती है। तो आप जानते हो उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं ना, जब उल्टे होंगे तो बटी आएगा और क्या आएगा। एनी हाउ, तो ये बच्चों हिंदी में भी बातें लागू होती है, अंग्रेजी में भी होती है, तो मैं दोनों को रिलेट करके पढ़ाता हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, यानी मार्गी हमेशा स्कूल को क्या करती थी? हेट करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट, परंतु बच्चों नाउ का प्रयोग हो रहा है, फिर भी वाक्य पास्ट सिंपल में जा रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। आपको हम ये पढ़ाते हैं अगर वाक्य में नाउ आ जाए तो जनरली उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। जैसे इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग नाउ यानी अभी बारिश हो रही है। और आई एम टीचिंग यू नाउ, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, तो मैं नाउ का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन बच्चों यहां ये बताया जा रहा है, जरा देखो, नाउ का प्रयोग हुआ है लेकिन वाक्य पास्ट सिंपल में जा रहा है, ये भी देखो। बट नाउ शी हेटेड इट, परंतु अब उसे नफरत हो गई। लेकिन अब उसे नफरत हो गई, इट माने इससे, किससे? स्कूल से। यहां बच्चों इट का प्रयोग हुआ है, यही का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल क्या नहीं है? स्कूल बच्चों एक मस्कुलाइन जेंडर नहीं है। और बच्चों यहां पर शी या हर का प्रयोग भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वह एक फेमिनाइन जेंडर भी नहीं है। फिर बच्चों स्कूल क्या है? स्कूल निर्जीव है, न्यूट्रल जेंडर है। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो बच्चों हिंदी में स्कूल को हम स्त्रीलिंग मानते हैं। पाठशाला स्त्रीलिंग होती है लेकिन विद्यालय पुल्लिंग होता है। लेकिन अंग्रेजी का फंडा बिल्कुल क्लियर, जो निर्जीव होते हैं या जो जानवर होते हैं उनको आप कौन सी श्रेणी में मानते हो? उन्हें बच्चों आप न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग की श्रेणी में मानते हो। और ऐसे शब्द जिनसे दोनों का बोध हो, जैसे पेरेंट्स एक शब्द है जिसमें माता पिता दोनों आ गए हैं, तो बच्चों उसको आप क्या बोलते हो? कॉमन जेंडर कहते हो। कौन सा जेंडर कहते हो? कॉमन जेंडर कहते हो। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। टीचर आप जानते हो, टीचर तो बहन जी भी हो सकती है, पढ़ाने वाले मास्टर साहब भी हो सकते हैं। ऐसे में बताओ कैसे क्लियर करोगे आप? तो आप उसको कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखोगे। किस में रखोगे? उसको कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखोगे। जरा देखना, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। यहां देखने वाली बात है बच्चों, समझने वाली बात है। जो मैकेनिकल टीचर है ये सब्जेक्ट है। अगर मैं इस वाक्य को यूं कहूं, ध्यान देना, अंतर को समझना बच्चों। आपको यह समझाया गया है कि जिस वाक्य में हेड बीन का प्रयोग होता है उस वाक्य में सिंस या फोर भी आता है। क्या बोला हमने? जिस वाक्य में हेड बीन का प्रयोग होता है वो वाक्य कौन से टेंस का होता है? जरा बताना। जिस वाक्य में बच्चों हेड बीन का प्रयोग होता है, जिस वाक्य में हेड बीन का प्रयोग होता है, क्या कहा मैंने? जिस वाक्य में हेड बीन का प्रयोग होता है वो कौन से टेंस का होगा? वो बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। जरा देखना, ये आ गया हेड बीन। अब जब हेड बीन आ रहा है और आगे वर्ब की क्या आ रही है? आगे वर्ब की बच्चों फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, जिसको चौथी फॉर्म कहा जाता है। इस चौथी फॉर्म को बच्चों आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इस वाक्य का टेंस कौन सा होगा। पक्का इसका बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। कौन सा होगा? अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या समस्या आएगी? इसमें बच्चों आपको बताया जाता है कि आगे सिंस या फोर आएगा
और उसके बाद में टाइम आएगा। परंतु बच्चों इस वाक्य में ऐसा नहीं हो रहा है। परंतु इस वाक्य में ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बच्चों ये समझो, मैं ये समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से फर्क को समझना। यदि वाक्य में सिंस या फॉर के बाद टाइम आ रहा है और यहां वाज वर्ग के साथ वर्ग की चौथी फॉर्म आ रही है तो वाज वर्ग को काट के हैड बीन करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सिंस या फॉर का प्रयोग हुआ है और उसके बाद टाइम आ रहा तो पक्का वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही होगा। लेकिन बच्चों अगर सिंस या फॉर के बाद टाइम नहीं आ रहा है तो वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है। अब बच्चों अगर मैं आपको ये कहूं कि आई वाज टीचिंग यू, इसका मतलब मैं तुमको पढ़ा रहा था। और आई हैड बीन टीचिंग यू, इसका मतलब मैं आपको जो है पढ़ा रहा था। कब से? मैंने आपको इसमें अवधि दी नहीं है, पर बच्चों में कहना ये चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ समय से। क्या कहा मैंने? फॉर लास्ट, फॉर, ठीक है। पिछले कुछ समय का मतलब होता है कि जैसे कुछ जो है ये समझो आपकी पिछला कुछ समय, पिछले कुछ दिन, पिछले कुछ घंटों से मैं पढ़ा रहा था। तो देखो इसका मतलब क्या है, जरा देखना। इसका मतलब यह है बच्चों, इसमें अंडरस्टूड क्या चीज है, देखना। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी मैकेनिकल टीचर या जो रोबोट टीचर है वह उसको क्या दे रहा था बच्चों? वह उसको जो टेस्ट दर टेस्ट दे रहा था, टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था। इन ज्योग्राफी में अब देखो यहां कहना ही चाहता है कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी फॉर द लास्ट फ्यू डेज। फॉर द लास्ट फ्यू डेज का मतलब पिछले कुछ दिनों से, जो बच्चों इसमें बोला नहीं गया लेकिन वो अंडरस्टूड। एक बात और दूसरे बच्चों इसमें लिखा टेस्ट आफ्टर टेस्ट। ध्यान देना क्या है ये टेस्ट आफ्टर टेस्ट? तो ये बच्चों टेस्ट है, ये आफ्टर है और ये टेस्ट है। अब आप इस बात को जानते हो कि ये टेस्ट बच्चों, यहां देखो ये टेस्ट है, ये एक प्रीपोजिशन है और ये फिर टेस्ट है। तो इस प्रकार की बनावट जहां पर बच्चों क्या आता है, एक शब्द आता है बीच में प्रेप आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, और यहां जो शब्द आया, जो वर्ड आया है, वही वर्ड क्या होगा, वो यहां रिपीट होकर के आएगा। तो इस प्रकार की जो बनावट होती है, आप यहां हिंदी में क्या दर का प्रयोग करते हो। जैसे मान लो मैं कहता हूं डे आफ्टर डे, तो डे आफ्टर डे, समझ में आ रहा है? तो बच्चों मैं ये समझाना चाहता हूं, इस प्रकार की जो बनावट होती है उसको पहली बात तो अंग्रेजी में कहा जाता है पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन। नहीं, इसको बच्चों हाइफनेटेड एक्सप्रेशन कहा जाता है। जरा देखो क्या कहा जाता है, ये हाइफन की तरह काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप? हाइफनेटेड। ध्यान दो, हाइफनेटेड एक्सप्रेशन तो इसको बोला जाता है। और दूसरी एक बात और समझो, इसकी विशेषता क्या है बच्चों? ये टेस्ट है ना, यहां आपको दिया जाएगा टेस्ट, इधर भी दिया जाएगा टेस्ट, ये गलत है। कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रकार की बनावट में प्रीपोजिशन के ठीक पहले तथा ठीक बाद में आने वाला जो शब्द होता है वो दोनों कौन सी फॉर्म में होने चाहिए? वो सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। दूसरी बात बच्चों एडजेक्टिव भी होता है, जैसे यहाँ गुड, इधर भी गुड आएगा। ऐसा नहीं इधर तो गुड इधर बेटर आ रहा है। उसी तरीके से इधर वर्स यानी खराब, तो इधर भी वर्स आएगा। अगर इधर पॉजिटिव डिग्री है तो उधर भी पॉजिटिव डिग्री होगी, अगर इधर सुपरलेटिव डिग्री है तो उधर भी सुपरलेटिव डिग्री होगी, अगर इधर कंपेरेटिव डिग्री है तो उधर भी कंपेरेटिव डिग्री होगी। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
हाँ तो बच्चों अपनी बात आगे लेते हैं। तो जान गए, इसको बोलते हैं हाइफनेटेड एक्सप्रेशन, क्योंकि बच्चों हाइफन की तरह काम करता है। जैसे आप हिंदी में लिखते हो दिन प्रति दिन, तो एक माइनस का चिन्ह लगाते हो, जिसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं, हिंदी में उसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों हिंदी में क्या कहलाएगी? योजक बनावट कहलाएगी, अंग्रेजी में हाइफनेटेड एक्सप्रेशन कहलाएगी। क्लियर हो गई है? नेक्स्ट अपनी बात लेते हैं। तो बच्चों ये ज्योग्राफी का टीचर जो है क्या कर रहा था? इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, इट हैड बीन गिविंग हर एग्जाम्स आफ्टर एग्जाम आफ्टर एग्जाम। एग्जाम से गलत बोल दिया मैंने, है ना, एग्जाम बोलना चाहिए, एग्जाम आफ्टर एग्जाम ऐसे नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये परीक्षा दर परीक्षा इसकी ले रहा था, है ना, वो भी ज्योग्राफी में ले रहा था। कौन से सब्जेक्ट में ले रहा था? ये ज्योग्राफी में ले रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, एंड शी हैड बीन डूइंग, और बच्चों वो क्या कर रही थी? एंड शी हैड बीन डूइंग। ये बच्चों डूइंग है ना, यहां पर वो ये कहना चाहता है कि एंड शी हैड बीन परफॉर्मिंग। ये जानते हो परफॉर्म का मतलब जानते हो नहीं यार? तुम्हारी परफॉर्मेंस सही नहीं है, तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो शी हैड बीन परफॉर्मिंग वर्स एंड वर्स। और बच्चों वो लड़की क्या कर रही थी? वो खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी, वो बद से बदतर प्रदर्शन कर रही थी, बद से बदतर प्रदर्शन कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। क्योंकि यार वो परफॉर्म कैसे करती? वो तो एक 10वीं कक्षा की लड़की है, और वो जो टीचर जो पढ़ा रहा था उसका एवरेज किसी ने MA BA का सेट कर दिया। तो 10th के लेवल का बच्चा जो है, जो 10 वर्ष के स्तर का बच्चा है, वो उसको कैसे साइन कर सकता था? उसको तो उसके लेवल से चलना पड़ेगा, तभी तो उसको समझ पाती। तो उसमें कोई खराबी हो गई, मशीनें हैं उनमें खराबी हो जाती है, लेकिन जो मनुष्य 8 मास का टीचर है इसमें बच्चों खराबी होने की कोई संभावना नहीं बनती है, ठीक है। तो ज्योग्राफी, एंड इन ज्योग्राफी, अब जो ज्योग्राफी जो है इसके अंदर भी एक बात है जो मैं आपको बता दूं। ज्योग्राफी इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ज्योग्राफी बच्चों एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आएगा। और बच्चों यदि ये प्रॉपर नाउन में आएगा तो इसका जो पहला अक्षर है उसे कैपिटल लेटर में होना चाहिए। बात समझ में आ गई है भाई? ज्योग्राफी को आप क्या मानोगे? एक प्रॉपर नाउन मानोगे, एक विषय विशेष का नाम मानोगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। और अगर ये प्रॉपर नाउन है तो इसके पहले अक्षर, और ये प्रॉपर नाउन है, इसका एक प्रमाण ये भी है कि इसके पहले द का प्रयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि बच्चे आप इस बात जानते हो, द है, ए है, एन है, इनका प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, क्योंकि इसको प्रॉपर नाउन ही माना गया है, इसलिए तो आर्टिकल नहीं आ रहा है। और जब आर्टिकल नहीं आ रहा है तो ये मान के चलो कि इसका जो पहला अक्षर है उसको कौन सी उसमें होना चाहिए? उसे कैपिटल लेटर में होना चाहिए। नहीं है तो नहीं है, परंतु इसको होना चाहिए। आइए ले अपन, और आगे लिखा हुआ ध्यान दो, अंटिल कब तक? अंटिल में बच्चों नोट भी छुपा हुआ है। अंटिल यानी टिल हर मदर हैड नॉट शेकन हर हेड, यानी जब तक कि उसकी माँ का माथा नहीं ठनका, यही होगी जब तक कि उसकी माँ ने अपना सर नहीं हिलाया। सोरोफुली का मतलब क्या होता है? बढ़िया बड़े अफसोस के साथ। और बच्चों वो तो टीचर तो जो है ज्योग्राफी के अंदर टेस्ट दर टेस्ट उससे लिए जा रहा था, और वह खराब से खराब प्रदर्शन किए जा रही थी, जब तक कि उसकी माता ने बड़े अफसोस के साथ में अपना सर नहीं पीट लिया या अपना सर नहीं हिलाया। और उसने अंत में क्या सोचा कि क्या चक्कर ये लड़की से कुछ समझ में नहीं आ रहा, खराब से खराब प्रदर्शन क्यों कर रही है। तो अब वो मम्मी ये तो नहीं कि घंटे 2 घंटे लेके बच्ची को बैठ जाए, खुद पढ़ा लिखा दे, है ना, और उसको बिल्कुल टाइम नहीं दे रही है, और पूरी तरह मशीनों के ऊपर जोड़ रखी है। अब बताइए कैसी मम्मी? अच्छी मम्मी है, खराब मम्मी है ना। तो अब वो परेशान होकर क्या करती है? एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। सेंड फॉर का मतलब बच्चों आप क्या जानते हो कि सेंड यानी तो होता है भेजना। तो बच्चों सेंड यानी भेजना होता है, लेकिन सेंड फॉर यानी भेजना नहीं है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है बच्चों बुलाना, बुला भेजना। क्या होता है इसका मतलब? बुला भेजना। तो उसने क्या किया बच्चों? उसने जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको बुला भेजा। कौन होता है काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है बच्चों ऐसी मशीनों का मिस्त्री। ये रोबोट टीचर होते हैं, जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं, इनका जो मिस्त्री होता है, मैकेनिक होता है, उसे काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर है भाई, जैसे आपके फ्रिज में कोई खराबी हो जाए तो आप कंपनी वाले को फोन करते हो, और कंपनी वाला किसी 10वीं 12वीं पास इंजीनियर को भेज देता है, वो आके अपने आप को इंजीनियर बताता है, तो वो थोड़ा बहुत प्रशिक्षण लेकर के इंजीनियर बन जाता है ना, और वो आके आपके फ्रिज को देखता है। उसी तरीके से वो फ्रिज को लेके थोड़ी घूमोगे आप तो उस सैमसंग वाला जो भी उसको फोन करके कह देते हो। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि ये जो समय आने वाला उसकी परछाई आज से ही दिखाई देने लगी है। इसकी परछाई का सबसे बड़ा सबूत मैं हूं कि मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो आपके सामने नहीं हूं, लेकिन मशीन के अंदर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा हूं। तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो वो रोबोट का जमाना आने वाला है उसकी झलक जो है आप देख सकते हो, उसका बीजारोपण इधर से हो गया है। ठीक है, तो
अपने फ्रिज में कोई खराबी होती है तो फिर क्या करते हैं, फोन करके बुला देते हैं। तो ऐसे ही वो रोबोट टीचर है, उसको सुधरवाने के लिए उसने क्या किया, किसी काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। अब काउंटी इंस्पेक्टर आ गया है, अब बच्चों है ना काउंटी इंस्पेक्टर आ गया। ये सारा मामला फ्लैशबैक में चल रहा है, ये पूर्व दीप्ति शैली में चल रहा है। लड़का और लड़की बातें कर रहे हैं, लेकिन बीच के अंदर वो बातें आ गई है कि वो इस तरीके का मामला चल रहा है। तो ये वो राउंड लिटिल मैन, वो आदमी कैसा था बच्चों, वो जो आदमी आया है काउंटी इंस्पेक्टर, वो कैसा दिखाई देता था, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका रंग रूप कैसा था, उसका वर्णन भी एक बार यहां कर दिया गया है। वह आदमी बच्चों कैसा था। देखो बच्चों, हमारे जो मनोविज्ञान है उसके अंदर बच्चों कुछ जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक उनका मानना है कि आदमी के व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलाकार, क्या होता है, गोलाकार, ये क्या मस्त मोला रहता है, हंसमुख रहता है, बिल्कुल गोल मटोल रहता है, ठीक ठाक। और एक होता है बच्चों आयताकार, तो ये आयताकार जो होता है ना थोड़ा शरीर से हष्ट पुष्ट रहता है, खिलाड़ी जो होते हैं उनकी तरह उसकी मांसपेशियां काफी मजबूत होती है। और एक होता है लंबाकार, ये जो लंबाकार है बच्चों, ये लंबाकार ये क्या होता है, ये लंबा होता है, दुबला पतला, हैरान और परेशान होता है। अब बच्चों मुझे ये चीज इसलिए समझानी पड़ी क्योंकि इसमें से एक चीज गोलाकार है ना, ये गोलाकार है बच्चों, इसको पिकनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिकनिक। आपने तो आज तक यही सुना होगा कि पिकनिक का मतलब कहीं कांकड़ में गोठ बनाने जाते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, पिकनिक बोलते हैं। लेकिन पिकनिक बच्चों एक पर्सनैलिटी का नाम भी होता है। तो ये जो आदमी है ये गोल मटोल है, अर्थात ये क्या है, ये गोल मटोल है, ये हंसमुख है, ये मस्त मोला है, ये सेब खिलाता लड़की को लाते। तो ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है इसका, इसकी पर्सनैलिटी बच्चों इस प्रकार की है, पिकनिक पर्सनैलिटी वाला आदमी है। तो ही वॉज ए मैन ऑफ पिकनिक पर्सनैलिटी, अर्थात बच्चों वो गोलाकार व्यक्तित्व का धनी था। ही वॉज ए राउंड, अर्थात वो राउंड गोल मटोल था। लिटिल का मतलब वो छोटा सा था, है ना, छोटा सा नन्ना सा आदमी था, कहने का मतलब ज्यादा कद नहीं था उसका, तो इतना बहुत छोटे कद के लोग होते हैं। तो ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, अर्थात वो एक छोटा सा और गोल मटोल आदमी था, विद रेड फेस, और उसका मुंह कैसा था, वो लाल मुंह वाला। ये विद बच्चों यहां वालाकार दे रहा है, लाल मुंह वाला, वह एक छोटा सा गोल मटोल आदमी था। एंड होल बॉक्स, और बच्चों एक पूरे बक्से वाला। बक्सा किसका, टूल्स ऑफ टूल्स का मतलब होता है औजारों के बक्से वाला। और एक लाल मुंह वाला और एक औजारों के पूरे बक्से वाला, विद डायल्स एंड वायर्स। और बच्चों वो जो बक्सा था उस बक्से में क्या थे, डायल थे। डायल जानते हो क्या होते हैं डायल, बच्चों नंबर डायल करते हो आप तो अपनी जगह है, पर जैसे आपकी घड़ी है तो घड़ी का जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो बेस होता है, जो वॉच का नीचे वाला जो होता है पार्ट, उसको आप डायल कहते हैं। तो उसका जो वो था बच्चों, उसमें कई डायल पड़े थे। तो कई डायलों और कई वायर्स का मतलब कई तारों के साथ, कई है ना, कई डायलों और कई तारों के साथ, है ना, औजारों के एक पूरे बक्से वाला और लाल मुंह वाला वह एक गोल मटोल और छोटा सा आदमी था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, स्माइल एट का मतलब किसी की ओर मुस्कुराना, लॉफ एट का मतलब किसी की हंसी उड़ाना। ध्यान दो बच्चों, स्माइल एट तो अच्छी बात है, लेकिन लॉफ एट खराब बात है। इफ समबडी लॉफ्स एट यू, अगर कोई तुम पर हंसता है, इसका मतलब तुम्हारी मजाक करता है, आई मीन आपका अपमान करता है। लेकिन अगर इफ यू स्माइल एट समवन, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की तरफ मुस्कुराते हैं तो बच्चों मुस्कुराना तो बहुत अच्छी बात है ना। न सर उठा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो बच्चों देखो मगर प्यार से और मुस्कुरा के देखो, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अब जरा देखना, ही स्माइल्ड एट मार्गी, अर्थात वह मार्गी की ओर मुस्कुराया। एंड गिव हर एन एप्पल, और छोटी बच्ची को बच्चों क्या दिया, एक एप्पल निकाल के दिया। अब आप कहोगे साहब एप्पल तो 10-5 रुपए की आती है, अरे उसकी मम्मी से सारे वसूल लेगा वो भी, सब वो क्या करेगा कि जब वो उसको हिसाब पर्ची पकड़ाएगा ना उसको सामान की साहब इसमें ये लग गया है, और उसको सुधरने में जितने पैसे लगे उसमें सारे पैसे जोड़ जाके वापस निकाल लेता, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ही स्माइल्ड एट मार्गी, अर्थात वो मार्गी को मुस्कुराया। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसको खाने के लिए एक सेव दिया। जानते हो एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, आदमी जो रोज एक सेव खाता है डॉक्टर उसके अगर कभी नहीं आता है। कोरोना का कुछ भी आ जाए तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो आप भी खाया करो, है ना। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर बच्चों ने क्या किया, देन टुक द टीचर अपार्ट। अब बच्चे सोचते हैं साहब फिर वो टीचर को ले गया, अरे ले नहीं गया, टेक अपार्ट का मतलब उसका पुर्जा खोल दिया। एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, अपार्ट मींस का पार्ट, उसका पुर्जा जो था वो उसे खोल के रख दिया। अब मार्गी को मजा आ गया कि साहब खोल तो दिया, अब इसे जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा नहीं तो अपनी पर्दे की छुट्टी। होता ऐसा है बच्चों, ये बातें हैं इस प्रकार की है। जब हम भी छोटे थे तो हम चाहते थे कि यार हम पढ़े नहीं, हम नवोदय विद्यालय में पढ़ा करते थे तो हम चाहते थे हम पढ़े नहीं। अब पढ़े नहीं, दूसरे पढ़ते थे तो हमारा जीव बढ़ता था,
तो फिर हम सोचते जब कभी लाइट चली जाती थी तो हमको मजा आ जाता था, ये सोच के यार हम पढ़ना तो चाहते हैं पर कैसे पढ़ेंगे क्योंकि लाइट तो चली गई है। तो बात दरअसल बच्चों कुछ यूँ है कि वो लड़की जो है उसकी जो मानसिकता उसकी बात बताई गई है, लड़की बड़ी खुश हो रही है। तो यहाँ बताया गया है, जरा ध्यान देना, देन टुक द टीचर अपार्ट, मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को ये आशा हो गई, मार्गी को इस बात की उम्मीद थी, वुडंट नो, वो नहीं जान पाएगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो नहीं जान पाएगा कि इसे पुनः क्यों कर जोड़ा जाए, अर्थात इसको पुनः वापस कैसे, इसको वापस पुनः जो है रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, वो इस बात को नहीं जान पाएगा और उसको मजा आ जाएगा। बट ही न्यू, पर वह जानता था, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, इसका मतलब होता है बट ही न्यू वेरी वेल, बट ही न्यू इट वेरी वेल, परंतु वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के बाद, और सो का मतलब होता है बच्चों या लगभग इतनी ही अवधि के, घंटा मतलब घंटे भर, इसमें घंटे भर का मतलब जानते हो, घंटे भर का मतलब घंटा या 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे में कुछ 10 मिनट कम, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एंड और आफ्टर एन ओवर और सो, और घंटे भर के बाद, देयर इट वॉज अगेन, ये था, देयर इट वॉज अगेन, अर्थात ये फिर वहां था। कौन ये इट का मतलब रोबोट टीचर, जो रोबोट टीचर था बच्चों वह फिर उसके सामने बिल्कुल था और बिल्कुल ठीक था। लार्ज का मतलब बड़ा था, एंड ब्लैक काला था, एंड अगली और बद्दा था, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, एक बड़ा पर्दा, एक बड़ा पटल था उसका, ऑन विच यानी जिस पर ऑल द लेसन्स वर डिस्प्लेड, ऑल द लेसन्स वर शॉन, जिसके ऊपर सारे लेसन प्रदर्शित होते थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, सवालात पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड बच्चों, ये रोबोट टीचर इतना बुरा नहीं था, लेकिन इस रोबोट टीचर के अंदर एक स्लॉट होता है, स्लॉट का मतलब एक खांचा, जैसे आप एटीएम वगैरह डालते हो, अंदर घुसा देते हो फिर निकालते हो, तो ऐसा कोई खांचा होता है जिसके अंदर वो लड़की क्या करती थी, उसको जो होमवर्क दिया जाता था उस होमवर्क को उसमें सबमिट किया करती थी। वह वाला पार्ट, वह वाला खांचा या वह वाला छेद या वह वाली जो दरार है वो उसको सबसे ज्यादा बुरी लगती थी। दैट वाजंट सो बैड, अर्थात वो इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन द पार्ट यानी वह वाला हिस्सा, मार्गी हेटेड मॉस, परंतु वह पार्ट या वह हिस्सा जिसको मार्गी सर्वाधिक नफरत करती थी, वो द स्लॉट, वो बच्चों को खांचा था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहां पर उसको अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने टेस्ट पेपर्स जो है वो भी सबमिट करने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट, देखो बच्चों ऑलवेज आ रहा है फिर भी हैड टू आ रहा है, शी ऑलवेज हैड टू राइट, अर्थात उसको हमेशा लिखना पड़ता था, हैड टू यानी पढ़ता था, पढ़ते थे, तो शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, अर्थात उसको हमेशा उन्हें लिखना पड़ता था, किसमें, इन पंच कोड, पंच कोड का मतलब कंप्यूटर की जबान, एक कंप्यूटर की जो है जबान है उसके अंदर उसको लिखना पड़ता था, है ना। दे मेड हर लर्न, दे मेड हर लर्न का मतलब होता है बच्चों दे टॉट हर, अर्थात उन्होंने उसको सिखा दिया था, कब, व्हेन शी वाज 6 years old, अर्थात जब वो केवल 6 वर्ष की थी तभी उसको पंच कोड लैंग्वेज सिखा दी गई थी, जिसके अंदर वो क्या करती थी, अपना होमवर्क वहां सबमिट करती थी। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, और जो मैकेनिकल टीचर या जो यांत्रिक अध्यापक था वह क्या करता था बच्चों, वह कैलकुलेट कर देता था, वह गणना कर देता था, है ना। द मार्क्स का मतलब अंकों की गणना कर देता था, इन नो टाइम का मतलब होता है चुटकियों में, इन नो टाइम का मतलब बिल्कुल फास्ट कर देता था। आप जानते हो मुझे बच्चों, मशीनें तो मशीनें होती है, हम तो जोड़ते जांटने में टाइम भी लगाते हैं, लेकिन वो तो तुरंत ही बता देते हैं। तो इन नो टाइम का मतलब चुटकियों में हल कर देता था। क्या कर देता था बच्चों, वो तो चुटकियों में हल कर देता था। अब बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि जो 5वां पैराग्राफ आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, और पाठ थोड़ा लेंथी है पर है तो है, अपन इसको आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार बच्चों।